अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़लक शेर और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल। गुरबत का सफ़र पाकिस्तान से मुकद्दर का सिकंदर जापान तक। जी हाँ, चलते हैं एक ऐसी शख्सियत की जानब जिन्होंने गुरबत का सफ़र शुरू किया पाकिस्तान से और आज वो जापान के मुकद्दर का सिकंदर के नाम से जाने जा रहे हैं, मिस्टर शहज़ाद अली बहलम। तो आइए चलते हैं कि किस तरह इन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया और किस तरह ये मुकद्दर का सिकंदर बने। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। और फिर इन्होंने कहा कि आप अपने बारे में बताएं। तो मैं तो सारी ज़िंदगी दुनिया के आगे खुली किताब ही रहा हूँ। तो बहरहाल बात करने और बताने का मकसद ये होता है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो आने वाले लोग हैं, वो कहते हैं ना कि जब तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक ड्रीम ना हो। दुनिया में जो तरक्की हुई है वो मोहब्बत के बलबूते नहीं हुई है। मोहब्बत के बलबूते पे तो ये ताजमहल ही बना करते हैं, जिसका आने वाली नस्लों को कोई फ़ायदा नहीं होता। दुनिया की जो तरक्की हुई है वो नफ़रत के बलबूते पर हुई है, गुरबत के बलबूते पर हुई है। गुरबत मीन्स नफ़रत। आप ज़माने की ठोकरें खाते हैं, ज़माने की परेशानियाँ देखते हैं, तो तब जाके आपको पता लगता है कि दुनिया के अंदर आप किस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग बन के सर्वाइव करना है। यही वजह थी कि 1984 में मैं बड़ी ही तंग दस्ती हालात के अंदर, जिसे कहते हैं कि 9 भाई और 2 बहनें, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक भाई, और फिर 10, 11 सिस्टर, तो हम 11 बहन भाई थे। और 11 बहन भाई थे और वालिद साहब अकेले कमाने वाले, घर में ना खाने को ना कपड़े पहनने को। खाना तो मिलता था, पढ़ाई भी मिलती थी, मगर कुछ ख्वाहिशात जो इंसान की होती वो पूरी नहीं होती थी। तो फिर उसी के लगन में ये सोचा कि चाहे दुनिया से इधर से उधर हो जाए, अमीर बनना है। ड्रीम ये था कि मुकद्दर का सिकंदर बनना है। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी पे एक किताब लिखी, जिसके अभी 400 सफ़े मैंने लिख लिए हैं। उसमें हमने टाइटल जो उसको दिया है वो दिया है गुरबत का सफ़र पाकिस्तान से मुकद्दर का सिकंदर जापान में। और उस फर्स्ट पेज पे जो हमने लिखा है वो ये लिखा है कि ये मेरी किताब जो मैं लिख रहा हूँ वो पढ़कर आज के हमारे भांजे भतीजे रिश्तेदार जो दौलत के असर से मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उन्हें ये पता हो कि हमारे चाचाओं ने, हमारे अब्बा अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने कितनी तकलीफ़ उठा के ज़िंदगी गुजारी है और किस तरह ये एक एम्पायर स्टेबल किया है। तो हाल ये है कि जनाब के 1984 में मैं जापान गया। उस वक्त पाकिस्तानी तो 5000 का टिकट लिया जापान तक का, और जापान पहुंच गए। जब जापान गए किस तरीके से, वो दोस्त पहले आपको पता जापान में लोग नहीं जाया करते थे, पता भी नहीं था लोगों को। ये पता था कि एयरपोर्ट पे लड़कियां आती हैं, लड़कों को उठा के ले जाती हैं। तो हमने सोचा हमें भी कोई उठा के ले जाएगा। यही जो बात हकीकत है कि हमेशा जो जीत होती है ना वो सच्चाई की होती है। तो यही थी जो बात हकीकत है, उसमें झूठ क्यों बोला जाए। तो मैं ना झूठ बोलना चाहता हूँ। यही हकीकत थी। लफंगे थे, आवारा थे। पाकिस्तान के अंदर भी जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो भी आवारा और लफंगों का कॉलेज कहलाता है, सिटी कॉलेज। तो लफंगे थे। तो मैं अपने दोस्तों को यही बताना चाहता हूँ कि अपनी औलादों को ढाँप के ना पालो। उन्हें बनने दो लफंगे, उन्हें बनने दो आवारा। ये माशरे का मुकाबला करना उन्होंने भाई। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आदमी अगर अपने बनाना है, अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनाना है, तो आप उसे ढाँप के ना पालें, आप उसे लफंगा बने। हम भी लफंगे थे, आवारा थे। भारत जी जापान पहुंच गए। जापान पहुंचे, ज़बान ना है किसी को। वो बड़ी मुश्किल से, वो एक दोस्त था, वो नौकरी है जाके करनी, मैंने करनी। तो वो जब हमारा जो ओनर था उसके पास गए, जिसने हमें काम पे रखना था, वो सामने हम बैठे और वो सामने बैठा। इन्होंने ग्रीन टी ला के दी। हम पाकिस्तान में चाय भी चीनी वाली पीते हैं, ज़िंदगी में कभी ग्रीन टी नहीं पी थी। 1984 की बात है, पता भी नहीं था ग्रीन टी क्या होती है। तो जब ग्रीन टी मुंह में डाली ना तो कैसी आने लगी। तो दोस्त कहने लगा बर्दाश्त करके पी लेना, नौकरी नहीं मिलेगी। खौफ यह था कि नौकरी मिल जाए, ना मिले तो काम ख़राब होगा। बड़ा अल्लाह करके नौकरी मिल गई और फिर एक ही कंपनी में काम किया। कॉमर्स कंपनी के पार्ट्स बनते थे, पिस्टन,
हैवी, ये जो कार का पिस्टन होता नहीं ये जो बुलडोज़र एक्सीवेटर के जो आगे जो पिस्टन लगे होते हैं जिससे वो मूव करता है, वो हैवी काम काफ़ी, तो वो बना करते। उस कंपनी में हमने जॉब शुरू की। तो उस वक्त जो है 1 लाख के पाकिस्तानी 5,000 रुपये बनते थे और हमारी तनख्वाह थी 1.5 लाख 7,500 रुपये पाकिस्तानी। उस वक्त बैंकर की तनख्वाह 3,000 रुपये हुआ करती थी, तो हमारी 7,500 रुपये थे, हम फिर भी खुश थे। मगर थे लफंगी आवारा, तो एडवांस में घर भेजने नहीं होते थे, तो एडवांस में वो तनख्वाह भी लेके खर्च कर देते थे। मगर ये था कि अमीर बनना है, ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी है और अमीर बनना है। मगर अमीर कैसे बने थे जवान थे, 18 साल उम्र थी, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। सब्जी लेने गए तो गर्लफ्रेंड बना ली, वो भी सब्जी वाली भी गर्लफ्रेंड बन गई। बैंक में गए तो बैंक वाली भी गर्लफ्रेंड बन गई। बाहर गए रोड पे तो थे भी खूबसूरत, लंबे तड़ंगे, फैशनेबल भी थे, तो मतलब आवारा थे दूसरी लफ्ज़ में। बहरहाल किस्मत ने जब चेंज होना होता है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, दादा दादी की दुआएं होती हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं जो इंसान को लगती हैं। मेरे वालिद वालिदा तहज्जुद गुज़ार थे, मेरे दादा दादी तहज्जुद गुज़ार थे। तो मेरे वालिद बताते हैं कि जब मेरे वालिद बताते हैं कि मेरी वालदा जब दुआ करती थी अपने बेटों का नाम लेके, तो मेरा क्योंकि छठा नंबर था, तो वो मेरे जब लिए दुआ के लिए हाथ हो तो उनके हाथ आगे आ जाते थे। ये अक्सर मेरे वालिद साहब ने देखा था। तो ज़ाहिर वो उनको फ़िक्र हो गई मेरा बेटा है भी ऐसा कि ये कुछ पता नहीं क्या कुछ नहीं कर बैठेगा। मेरे वालिद साहब रात को बच्चे गिन के सोया करते थे। हम एक ही कमरे में 9 भाई सो गए, तो एक मेरा छठा नंबर था, तो 1 2 3 4 5 6 छठा किधर, तो छठा गायब होता था अक्सर रात को, आवारा करती मोटरसाइकिल। बहरहाल इस तरह करते करते जापान पहुँचे। जापान शादी हो गई, फिर शादी करने के बाद फिर ज़िंदगी के अंदर कारोबार करने को दिल ही नहीं करता था, कर नहीं सकते थे, पता भी नहीं था। तो पहली गाड़ी जो ख़रीदी जब मैं हॉस्पिटल में रहा, थोड़ा 1 महीने बीमार। काम स्टार्ट किया बिजनेस अपना खुद का, वो कौन सा बिजनेस है जो आपने स्टार्ट किया? मैंने 1989 में मैंने जो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो फिर मैंने सोचा अब मैं काम नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा। और पता कुछ भी नहीं, ज़ीरो, क्योंकि एजुकेशन तो इतनी हाई थी नहीं, FA किया होता सिर्फ। तो काम छोड़ के घर बैठ गए, 6 महीने तक फिरते रहे ख्वार, गाड़ी कोई ना दे। जिस जापानी के पास जाए बोले गाड़ी बेची हुई है। फिर एक दिन वो फिर 6 महीने में जाता रहा ऐसे ही डीलरों के पास। 6 महीने बाद एक दिन डीलर ने मुझे अंदर बुलाया तो रोने लग गया जापानी। कहता यार मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैंने क्या हुआ? बोलता है मैंने 6 महीने तू आता रहा और मैंने 6 महीने में तुझे कभी भी गाड़ी नहीं सेल की, तो मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जो हो गया सो हो गया। 12 मुझे तकलीफ़ तो हुई। तो उसने बोला ठीक है, आज के बाद मैं तुझे गाड़ी दूँगा। अभी मेरे पास ये 10 गाड़ी खड़ी है, ये लेनी है? मैंने कहा हाँ लेनी है। तो उसने 10 गाड़ी दी मुझे। मैंने 2 गाड़ी ली उससे, 2 गाड़ी ली। वो 2 गाड़ी मैंने ली $700 की, और वो मुझे पता भी नहीं था। मैं वो 2 गाड़ी लेके एक पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट करता था उसको बाद गया कि यार वो तुम तो बाहर भेजते हो गाड़ियाँ, मेरा तो लोकल का काम है, तो आप मुझसे 2 गाड़ी ले लो। उन्होंने कहा इस गाड़ी में तो एयर कंडीशन नहीं है। तो मैंने देखा वाकई W103 तू पता नहीं क्या थी। मैंने कहा अच्छा हाँ, अब मुझे तो पता नहीं एयर कंडीशन होता कहाँ है। तो मैंने कहा इस तरह स्टार्ट है मेरा। तो मैंने कहा बोलना कि इसमें एयर कंडीशन नहीं है। तो मैंने कहा यार क्या करें फिर? बोला $500 की लूँगा। तो पहली गाड़ी में $200 नुकसान कर लिया। तो आज वो वहीं पर हैं जहाँ वो थे, और हम अल्लाह का शुक्र से कहीं और चले गए। उसके बाद जनाब बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिज़नेस स्टार्ट ऐसा किया फिर अल्लाह पाक के रहम करम से कि पूरी दुनिया में डंके बजा डाले। चांस मिला रशिया से। रशिया बड़ा नया नया टूटा था, पैसा बहुत था। कोई मिसाइल बेच के आ रहा था, कोई कलाशनकोव को बेच के आ रहा था, पैसा बहुत पैसा था। डॉलर में $5-5 मिलियन लेके आया जाता लगे। अच्छा। नए नए नोट। हमें काम का पता नहीं था। उस वक्त रूल ये था कि रसीदों पे गाड़ी बिकती थी, गाड़ी के पेपर चाहिए नहीं होते। ऑक्शन से गाड़ी खरीदोगा, बड़ी मुश्किल से ऑक्शन की मेंबरशिप ली। उसके बाद से जनाब वो इतना काम चला कि 5,000 गाड़ी तक चले गए। 5,000 गाड़ियाँ बाहर भेजने चले गए महीने की। तो उसमें पैसा बहुत आने लगा। कौन सी कंट्री में आप गाड़ियाँ एक्सपोर्ट आपने की? ये शुरू में तो हमने रशिया में किया ना काम,
शुरू में तो हम जो लोकल में जो वहाँ 2 क्वालिटी थी जापान में, 2 कैटेगरी थी। एक वो जो लोकल में गाड़ियाँ ढूंढ के जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको बेचते थे, वो फिर आगे बाहर भेजते थे गाड़ियाँ। हम लोकल वाले थे कि लोकल में गाड़ी खरीदी और लोकल में बेच दी, क्योंकि पैसे तो थे नहीं इतने, गुर्बत के ज़माने थे। तो उसके बाद जब रशिया का काम शुरू किया तो वो ऑक्शन में पैसे देने होते नहीं थे, और गाड़ी बिक के पैसे कैश आ जाते थे, वही उठाते आगे थे। पाकिस्तानी तो तेज़ होते हैं वैसे भी काम में, हम तेज़ तो थे, गरीब ज़रूर थे मगर तेज़ तो थे काम में, मेहनत कश भी थे। तो उस वक्त सर्दियाँ भी इतनी होती थी जिसकी इंतहा नहीं। हमें तो कभी ज़िंदगी में इतनी सर्दी देखी भी नहीं थी, मगर दिल करता था कि कपड़े उतार के भी काम करना है, सिर्फ ट्राउज़र में काम करना। मगर ये सर्दी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं ये सोच इतने स्ट्रॉन्ग मेरे इरादे थे कि मैं सोचता था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को अमीर होना है। मैं बचपन में अपने माँ बाप को भी बोलता था, मैं गलती से पैदा गया हूँ तुम्हारे घर में, मैं इस घर का बंदा नहीं हूँ, मैं इस मुल्क का बंदा नहीं हूँ, मेरी दुनिया कुछ और है, मेरी दुनिया कुछ और है, मेरी अपनी एक दुनिया है जो एक प्रिंस वाली लाइफ है। क्योंकि मेरा नाम भी शहजाद है, तो मेरी दादी मुझे प्यार से वैसे भी शहजादा कहती थी, तो सोच भी ऐसी थी। बहरहाल जी, जब रशिया का काम शुरू किया तो वो ऐसा शूट हुआ कि डॉलर गिनने का फुर्सत नहीं होती, डॉलर गिन नहीं सकते थे हाथ से, इतना टाइम नहीं था। मशीनें रखी हुई थी, डॉलर चेक, गड्डी बनाई 100 की फेंकी, फिर गड्डी बनाई फेंकी, यानी डॉलर हाथ से कभी गिनने का टाइम ही नहीं था। दोपहर को खाना खा रहे हैं, 4 भाई थे माशाल्लाह, साथ लगे हुए, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, ये गाड़ी कितनी की, वो गाड़ी कितनी की, फ़ोन खाना खाते जा रहे हैं और बताते जाते हैं गाड़ी इतनी की। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाँच शोरूम स्टॉक जहाँ पर होता, 5 शोरूम, 1-2 एकड़ के जापान, और वो स्टॉक भरा होता था। और रशिया आपको पता करीबी था, 48 आवर में शिप हो जाता था। तो पैसा इतना आ जाता था, इतना आ गया कि पूरी जापान की इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ गए। और जिस इलाके में मैं रहता था टोक्यो में, उसका नाम है एदोगावा-कू एरिया, होता ना एरिया, उस एरिया का बेस्ट 50 टैक्स पेड कंपनी थी मेरी। तो ये मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात थी। तो मेरी वालिदा आए जापान, उन्होंने जब मेरा बिज़नेस देखा तो बोला तूने क्या किया है ये ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा ऐसे ही हो गया, तुम्हारी दुआओं से हुआ। तो बड़े हैरान हुए। तो मेरे वालिद साहब वालिदा तो बहुत हो रहा है, बड़ी दुआएं दी। मैंने कहा तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। 10 साल तक मुझे जापान के अंदर बेस्ट 1 एक्सपोर्ट के मुझे टाइटल मिलते रहे ऑक्शनों से। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इजाज़ की बात थी। हज़ारों पाकिस्तानी, हज़ारों इंडियन, हज़ारों श्रीलंकन, हज़ारों बांग्लादेशी, लाखों जापानी उस ऑक्शन के मेंबर हैं। और उस ऑक्शन में हमें मेरी कंपनी को नंबर 1 अवार्ड 10 साल तक कंटिन्यू मिलते रहे। जोश भी था, जज्बा भी था। तो अल्लाह पाक ने फिर बहुत ज़्यादा अमीर किया, पर इतना अमीर किया कि 10-10 हज़ार डॉलर पास होते थे तो क्लब जाते थे कभी कभी घूमने के लिए। हर बात सच होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए, इसमें ये झूठ का खबर नहीं है। तो उड़ा देते 10,000 डॉलर की, जाओ। लाइफ स्टाइल भी प्रिंस वाला स्टाइल था, नाम भी शहजाद था, तो पैसे की कभी परवाह भी नहीं करती। लाख डॉलर खर्च करते थे महीने में अपने ऊपर। कमाई तो फिर पता नहीं कितनी थी, गिनी भी नहीं, ना अंदाज़ा भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक ने, और कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएं, दादा दादी की दुआएं, और वो भी तहज्जुद गुजार लोग, तो फिर बंदा ऐसे आवारा नहीं हो सकता। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी बीवी से कुरान पढ़ना सीखा, थोड़ा सीखा, थोड़ा अब रह गया, मगर नमाज़ों की पाबंदी हो गई। आज अल्लाह पाक का शुक्र है मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी दुआओं से मैं आज यहाँ हूँ। अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मगर मेरे माँ बाप की मुझे इतनी दुआ है, जिनकी बदौलत मैं आज खुशहाल हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। कुछ लोग नाराज़ भी हो गए, मगर आज जो कुछ भी ये दुआओं से है, ये मेरी कारस्तानी से नहीं है। जो मेरी वालिदा मेरे लिए दुआ क्या करती थी ना, ये उसी का नतीजा है। वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ ना, मैं टैलेंटेड हूँ, मेहनती ज़रूर, मगर टैलेंटेड नहीं हूँ मैं। कहते हैं ना कि जब पैसा आता तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, वो पैसा आता तो सब कुछ आ जाता है। जब पैसा आया तो कभी किसी को हकीर नहीं समझा,
कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझा, सबके साथ बैठ के रोड पे खाना खा लिया। बलक ज़िंदगी है मेरी, कभी पैसे पे गरूर भी नहीं किया, वो परवाह भी नहीं की। जब गरीब थे तब भी परवाह नहीं की, जब अमीर हुए फिर भी परवाह नहीं की। उसकी वजह ये कि पैसा कभी हाथ में आई नहीं, बैंकों में रहा, पास तो देखा कभी नहीं, तो मगरूरी कहाँ से आती। बहरहाल जी, आज अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप की दुआओं से जिनके लिए मेरे आंसू गिरे ये उन्हीं की बदौलत है कि अल्लाह पाक ने इतना कामयाबी ज़िंदगी में किया। मगर मेरा तो सिर्फ़ एक ही पैगाम है कि आज अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में हम काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान में 10 कंपनियां मैं चला रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान, और मेरे भाई मेरे साथ हैं। भाइयों की ताकत बड़ी होती है। मेरे भाइयों को मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ ना कि कभी होता है ना, भाई होता है ना सारे के भाई बिठा के समझाता समझ में नहीं आती, बीवी लेटा के समझाती समझ में आ जाता है। तो मैं अपने भाइयों को अक्सर ये बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें ये जो जितनी भी है ना पैसा कारोबार ये सब ले लो, कई दफ़ा बोल चुका हूँ, और मुझे सिर्फ मेरा खर्चा $5,000 चाहिए, बस वो दे दिया करो, क्योंकि मैं गरीब की ज़िंदगी तो नहीं कर सकता। $5,000 दे दो बहुत है, मेरा खर्चा ही $5,000 है। तो मकसद है कि पैसे की परवाह पहले भी नहीं की, अभी भी नहीं की, और अल्लाह ना करे कभी करूँ भी। अल्लाह पाक ने जो दे दिया जो नसीब में, तो अभी माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि वेलफेयर इदारे भी चला रहा हूँ, पाकिस्तान में एक चैरिटी हॉस्पिटल चला रहा हूँ मेरे बड़े भाइयों की उसकी नस्बत। फिर हम ख़ानदानी तौर पे हमारा डीएनए ऐसा है कि मेरा दादा भी मतलब कि सोशल आदमी था, लोगों की भलाई के लिए काम करता था, मेरा वालिद भी ऐसा था। हमने अपने वालिद की पीठ देखी कि वो हमेशा जो लोगों की भलाई के लिए काम करता था। अब एक मेरा बड़ा भाई जापान में पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के, और वो अस्पताल संभालता है, लोगों के वेलफेयर काम करता है। तो ये हमें माँ बाप के साथ विरसे में मिली चीज़ें हैं। इसी तरह मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरा एक भाई नवाब अली बहलम जापान में, वो सोशल वर्कर है। मेरा एक छोटा भाई, मेरा लाडला, मेरा वलीद जिसे मैं कहता हूँ, तो वो भी सोशल है। तो मतलब कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम सारे भाई एक हैं, इत्तेहाद है। कितनी कंपनियां आपकी है पूरी दुनिया में जो काम जिस पे हो रहा है? अभी इस वक्त दुनिया के अंदर 15 तो शोरूम है हमारे, दुनिया के 15 मुल्कों में। 15 मुल्कों में जी, और पाकिस्तान में मेरी 10 कंपनियाँ जो मैं चला रहा हूँ। पाकिस्तान में 10 कंपनी जी, और सिर्फ पाकिस्तान में जो अभी हमारे 5 प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं वो तकरीबन 20 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हैं वो तकरीबन। और जो हम गाड़ियों का काम कर रहे हैं उसमें तकरीबन $200 मिलियन का टर्नओवर है साल का। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, हज़ारों तकरीबन 1200 आदमी मेरे पास, फैक्ट्री वगैरह सब लगाओ तो 1200 आदमी काम करते हैं हमारे पास। तो मैं तो खुद गरीब और मजदूर आदमी था। फटी पेंट होती थी मेरी, आप यकीन करें कि मेरे वालिद साहब से मेरी एक्स्ट्रा जो जंग होती थी वो इस बात पे होती थी कि यार ये पेंट फटी हुई, वो फिर सी देते थे। मैं बोलता यार ये पेंट तो नहीं दिला दो, मेरे को नहीं पहनना, मेरे को शर्म आती है। हर कामयाब बंदे के पीछे कहते हैं किसी औरत का हाथ होता है। माँ बाप की दुआओं के बाद किस औरत का हाथ आपके पीछे जो आपको कामयाबी की? बहुत सारी औरतों का हाथ है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, शुरू से लफंगे थे और आवारा भी थे। तो जापान में जब गए तो आपको बताया कि इस तरह बहरहाल जापान में अभी जो मेरी बीवी मौजूदा, उससे शादी हुई, उसने एक्सेप्ट किया, उसकी मेहरबानी, उसने मुझे सपोर्ट बहुत किया, मुझे पावर बहुत दिया पीछे, वो पीछे से पुश करती रहती थी। तो वो कहते हैं कि सुना है कि पैसा बीवी के मुकद्दर का होता है। शायद उससे पहले तो मैं गरीब था, मगर जब से उस नेक वक्त से शादी की तो आज तक उसी के नसीब का खार है। आज भी 35 साल हो गए शादी को, हाथ पकड़ के सोते हैं। इसके बाद फिर मेरी 2 बीवियाँ मैंने चित्राल से शादी की, वो मैंने अभी ये पंगे लिए हैं अपना 2012 के अंदर। एक बीवी मेरी भावलपुर से है, तो वो ज़रा नाराज़ है। 4 हो गई हैं? 4 हो गए, हाँ। तो माशाल्लाह 9 बच्चे हैं, माशाल्लाह। 2 जापान में, 2 लातिन अमेरिका चिली में, और 5 पाकिस्तान में। और हमारे में वो अरबी वाली आदत तो है नहीं कि पिछली छोड़ती जाओ आगे करती जाओ, इतना हौसला नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं है जैसे कह लें। तो ये फैमिली बैकग्राउंड है। तो पाकिस्तान में भी शादी तब की जब ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 2 रुख नहीं चल सकते, रुख एक ही चलेगा, मुनाफिकत नहीं हो सकती। अगर नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो फिर काम भी सही करूँगा। अब नमाज भी पढ़ूँ और
गर्लफ्रेंड भी और दूसरी लड़कियों के चक्कर में भी रहूँ तो वो मुनाफिकत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारता। इसलिए जब ज़रूरत पड़ी, शायद ज़रूरत थी मेरी जब शादी करने की, तो फिर शादी की और निभाया भी। बस ये है फैमिली बैकग्राउंड। तो पाकिस्तान से आपका किस जगह से ताल्लुक़ है? मेरी पैदाइश हैदराबाद से है। हैदराबाद का सिटी कॉलेज जो लफंगा वो बदमाश कॉलेज कहलाता है, वहाँ मैंने FA किया था, जिसका रिज़ल्ट भी जापान जाके मिला। और अब इस वक्त पिछले 15 साल से कराची में घर भी है, डिफेंस कराची के अंदर कोई आपने वो प्रोजेक्ट शुरू किया है कोई? जी सर, मेरा एक ड्रीम था कि मैं अक्सर जो है ना टोक्यो की बड़ी बिल्डिंगों पे चला जाता था और उस बिल्डिंग को जाके देखता था और देख के कहता था कि एक दिन तुम सब मेरी होगी। ड्रीम है, कुछ भी मांग लो अल्लाह से। मैं बिल्डिंग देख के कहता था कि ये सब मेरी होंगी एक दिन, और उस बिल्डिंग को जाके इशारा करता था कि देखना तुमसे बड़ी बिल्डिंग एक दिन बना के दिखाऊंगा। ये ड्रीम मेरा तब था जब मैं नौकरी किया करता था। तो गाड़ियों का काम किया। गाड़ियों का काम करने के बाद मैंने देखा कि दुनिया में चाइना टाउन हर जगह जगह बनते हैं। दुनिया में जहाँ देखें चाइना टाउन हर मुल्क में है। हम क्योंकि जापान में रहते हैं, तो जापान टाउन तो है ही नहीं एक भी दुनिया में। तो फिर मैंने सोचा नहीं, हमने क्योंकि इस मुल्क से कमाया है और इस मुल्क के वासी हैं और इस मुल्क का हम पे एहसान है कि जिन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, तो क्यों ना हम दुनिया में पाकिस्तान में अपने जापान टाउन बनाएं। तो फिर सबसे पहले फिर पाकिस्तान में फिर मैंने जापान टाउन भावलपुर लॉन्च किया 100 एकड़ पे। 100 एकड़। और वो टिकटों की तरह सेल हुआ। हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारी सोच से बढ़ के काम हुआ। तो ये अल्लाह पाक की रहमत थी। दूसरा, हमने RJ टावर के नाम से 680 फ्लैट बना रहे हैं गुलशन तिराडी के अंदर। 21 मंजिला बिल्डिंग है कराची में जी। 7-8 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उसमें मेरा एक जापान का पार्टनर मेरे साथ है और हम दोनों मिलके बना रहे हैं। एक खालिद बिन वलीद पे मंजिला का JP हाइट्स के नाम से, और ये बड़ा प्रोजेक्ट है और महंगा प्रोजेक्ट है कराची का हमारा वो। इसके अलावा हैदराबाद से 20 किलोमीटर टंडोलियार है एक इलाका, वहाँ हमने 70 एकड़ ज़मीन ली। वहाँ हम बना रहे हैं जापान ग्रीन लाइफ सिटी। जब इसकी ओपनिंग होगी तो इंशाल्लाह सारे जापान से लोग आएंगे इसकी ओपनिंग करने के लिए। इसके अलावा हमारा एक बन रहा है अपना पंजाब के अंदर ही, अपना मामू कांजन में जापान टाउन। तो 5 प्रोजेक्ट है जो इस वक्त हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 5 जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए और बना रहे हैं वो इस लेवल पे हैं कि माशाल्लाह पूरे कराची के अंदर धूम मच गई है। यानी बैजा जैसे कहते हैं ना, बैजा जिन्होंने कहते ओ हो गई ने। वो किस तरह की हो गई ना, ईमानदारी सच्चाई। देखो ईमानदारी सच्चाई से कोई नहीं जीत सकता। हम फेयर हैं अपने काम से, हमने किसी का फ्रॉड तो करना नहीं है। अल्लाह ने 3 वक्त की अच्छी रोटी दी हुई है, तो अल्लाह पाक की फिर नुसरत शामिल हो जाती है। जब अल्लाह पाक की नुसरत है तो आप कामयाब होते हैं। तो ये तब हुआ जब मैंने कारोबार में, आपको एक और चीज़ बताऊं, कारोबार जब मैंने किया ना तो उस वक्त बहुत बदीद था। पैसे वैसे बहुत खर्च कर देता था, मैं सदका खैरात नहीं करता था। तो जब यूसुफ इस्लाही साहब आए इंडिया से, जिन्होंने इस्लाम पे 40 किताबें अपनी ज़िंदगी में लिखी, मशहूर बुजुर्ग हस्तियाँ हमारे लिए, तो उन्होंने मुझे एक राह दिखाई। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ अल्लाह की राह में वो खर्च किया करें। तो इंसान लालची है पैदाइशी। तो मैं क्या करता था कि जो रोज़ाना वाइफ से पैसे लेने 1000 रियाल, अभी तो पाकिस्तानी 1500 बनते हैं, तो वो मशीन में डालने 300 की सिगरेट निकालनी। सिगरेट में पीता हूँ, दारू में नहीं पीता, सिगरेट पीता हूँ। मशीन में डालनी है तो वो 700 के सिक्के आ जाते थे, एक 500 का, एक 200 का। तो मैं अक्सर वो गले में डाल देता था। फिर शैतान मुझे भड़काता, यार कल तो डाल दे तुमने 700, तो 200 डाल दो, 500 निकाल लो, फिर 200 के कल 300 कल सिगरेट, फिर 200 बचेंगे डाल देना। मगर क्योंकि मैंने अहद किया होता कि नहीं ये सारे सदके खत्म, तो वो मैं डाल देता हूँ। उस सदके ने मेरे को कारोबार में बड़ा सपोर्ट दिया और मुझे कामयाब किया। तो मैं अपने दोस्तों को भी और सुनने वालों को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक गल्ला ज़रूर बना लें अपनी लाइफ के अंदर, और उसमें पैसे डालें जो रोज़ाना के, और उसके बाद काम पे जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक की नुसरत आपके साथ शामिल हो और आप भी मुकद्दर का सिकंदर बनेंगे।
जी। या हर में हमारे व्यूवर के लिए कोई पैगाम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर हम डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल के शुक्रगुजार हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। पूरी दुनिया के आप बिजनेसमैनों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमारी यहाँ पर OPGF अफ्रीका बनी हुई है, जिसमें मैं एशिया रीजन का सदर हूँ। तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए भी काम हो रहा है। मकसद ये की है कि ज़िंदगी है तो ये मुल्क और अपने दीन की कर्ज़ है, ये कर्ज़ अदा करना है, दीन के लिए काम करना है और अपने मुल्क के लिए काम करना है। पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखना है, हर काम से पहले अफजल है हमारे लिए। बात तो ये कि पाकिस्तान का जब कौमी नगमा शुरू हो और कौम पाकिस्तान की बात हो, तो फिर पाकिस्तान का नारा हो, जब तक ना हो, जब तक जोश नहीं आता। पाकिस्तान 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 OPGF। सर अब हम जो अक्सर मैं जापान के जो भी प्रोग्राम होता है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई पाकिस्तान का जब तक कौमी नगमा ना हो ना, तो बंदों में गर्मी नहीं आती, जोश नहीं आता। तो हम पाकिस्तान का नगमा जो अक्सर मैं जापान के शहर शहर गाँव गाँव कस्बे कस्बे जाके सुनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि भाई पाकिस्तान का ये कौमी नगमा। तो हम गाते हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा खाइस के। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म व ज़ब्त को अपना मीर कारवा जानो, वक्त के अंधेरों में अपना पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा खाइस के। मीर कारवा हम थे, कारवा तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे, असले दास्ता तुम हो। मेरे ख्याल से हमारे सबके गले भी बैठ गए। आज हमने पाकिस्तान, हम हक तो अदा नहीं कर सकते अपने मुल्क का, हम उस ज़मीन की, उस सरज़मीन की मिट्टी का हक तो अदा नहीं कर सकते, मगर हम जो दियार घर में पाकिस्तानी रहने वाले हैं, वो एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने मुल्क के लिए काम करते रहेंगे। अपने मुल्क की सरबुलंदी, अपने मुल्क के सरबुलंदी और परचम के लिए ताहयात जब तक ज़िंदा है, जब तक हमारी जान में जान है, हम करते रहेंगे।